अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ। मैं हूं अली सरवर। सेनेट इंतखाबात यानी केपीके में जो 21 जुलाई को इंतखाबात हुए, उसके फौरी बाद हमने ये देखा कि अदालतों से फैसले आना शुरू हो गए हैं 9 मई केसेस के, और सजाएं हुई हैं पीटीआई के बहुत सारे रहनुमाओं को। ख़ास तौर पर अगर मैं नाम लूँ, मैं यास्मीन राशिद, सरफराज चीमा, महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी। अच्छा, इनकी खास बात ये भी है, इन जिन 4-5 लोगों के मैंने नाम लिए हैं आपसे, ये सब 60+ हैं, यानी कि उम्र के उस हिस्से में हैं जहाँ जिन्हें हम कहते हैं कि जो बुजुर्ग अफराद हैं और पुराने सियासतदान हैं, और इनको अब सज़ाएँ हुई हैं। लेकिन ज़ाहिर है 9 मई का केस भी तो कोई छोटा केस नहीं है। जिस तरह के शवाहिद जो पेश किए गए गवर्नमेंट की जानिब से, हुकूमत की जानिब से जो गवाह पेश किए गए, ज़ाहिर है क्रिटिसाइज फैसले के बाद बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन उनको अब सज़ा हो चुकी है। अब इस पर भी हम बात करेंगे कि हो क्या रहा है, और अब जो तहरीक की हम बात कर रहे हैं, जिस पर पीटीआई ने कहा था कि जी तहरीक शुरू हो चुकी, वो कहाँ है तहरीक, कहाँ एहतजाज होता है, और 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है ऐसा, जिसके बारे में कहा था कि तहरीक उरूज पर होगी। हालांकि अब तक तो कोई ख़ास इस तरह की इत्तलात नहीं आई सामने जिसमें हमें लगे कि जनाब तहरीक शुरू हो चुकी है और 5 अगस्त को उरूज पर भी होगी, और उसके बाद शायद हुकूमत पर दबाव भी डालने में कामयाब हो जाएंगे। खान साहब के बेटों के हवाले से खबर आई है कि कासिम और सलमान की रिचर्ड ग्रेनल से मुलाकात हुई है। अमेरिका वो चले गए हैं, और ग्रेनल ने कहा है कि दोस्तों को मैं खुशामदीद कहता हूँ, आप दोनों ने मजबूत रहना है, और इस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की है, जिसके बारे में अलीमा खान साहबा ने भी कहा है कि खान साहब के जो दोनों बेटे हैं वो पाकिस्तान अपने वालिद से मिलने आएंगे, उनके पास नाइकॉप मौजूद है। अब एक तरफ तो ये सारी सूरत हाल, और दूसरी तरफ पीटीआई के अंदरूनी जो इख्लाफात हैं वो भी खुलकर सामने आ रहे हैं। यानी सलमान अकबर राय साहब हो, बैरिस्टर गौहर हो, या दीगर लोग, अलीमा खान साहिबा हों, एक दूसरे पर तनकीद भी हो रही है। गंडापुर साहब कुछ कहते हैं और दीगर लोग कुछ और कहते हैं। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे हम, और बात ये भी होगी कि जनाब अब मुल्क की सियासत में क्या कुछ होने लगा है। सियासी आदम इस्तेहकाम का शिकार अगर मुल्क है तो इसके लिए क्या ऐसा किया जा सकता है, क्या ऐसा नज़र आ रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मारूफ एंकर पर्सन आसिम रजा साहब मौजूद हैं, और उनसे हम जानेंगे जनाब कि वो किस तरह देख रहे हैं सारी सूरत हाल को। बहुत शुक्रिया आसिम रजा, क्या कहेंगे ख़ासतौर पर केपी में सेनेट इलेक्शन, उसके बाद फिर गिरफ्तारियाँ, उसके बाद फिर ये सजाएं, और अब कहा जा रहा है जी 5 अगस्त को देखते हैं अब क्या होगा, क्योंकि अब तक तो कोई तहरीक नजर नहीं आ रही। आपको क्या लगता है कि सारा जो सिनेरियो आपके सामने है, क्या लगता है इसको ताने बाने बुनने के बाद कि किस तरफ जा रहा है मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो जो बात आपने की है 9 मई के हवाले से, केसेस में सजाओं के हवाले से, 2 साल बाद सजाएं शुरू हुई हैं, और रियासत मुखालिफ बयानिया जो बनाया गया और उसके जो रियासत के ऊपर हमले किए गए, उनकी सजाओं का तो वक्त अब शुरू हुआ था। लेकिन ये टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। आपने 5 अगस्त की बात की, 9 महीने की, 3 महीने की बात कर रहे हैं। लीन गंडापुर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद बहरानों का शिकार है, अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर पर भी। अंदरूनी तौर पर तो आपको मालूम है कि जिस तरह ग्रुप बंदी है वहां पे, और जुनैद अकबर खान और अली अमीन गंडापुर के दरमियान जो तजादात हैं, उसके बाद जो ग्रुपिंग है, केपीके की हुकूमत सिर्फ 20 सीटों के ऊपर है, नंबर 20 है, और 20 नंबर किसी वक्त भी इधर से उधर किए जा सकते हैं। सेनेट इलेक्शन में वो तजादात खुल के सामने आ गए। जो वर्कर थे उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर वापस नहीं लिए थे, एन वक्त पे वापस लिए, एक फिर भी खड़े रहे। तो ये तमाम चीजें इस चीज की शाफिसानी करती हैं कि अलीमीन गंडापुर के ऊपर वहां पर मौजूद जो एमपीएस है या वहां पर जो धड़ाबंदी है, उसका एतमाद नहीं है। और अली अमीन गंडापुर जिस तरह खान साहब की तर्जुमानी करते हुए बहुत सारे फैसले खुद से बयान करते हैं, लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अब जहां तक बात रही है कि पीटीआई के अंदरूनी मामला किस हद तक खराब हो चुके हैं, उसमें देखें, सलमान अकरम राजा और अलीमा खान साहबा ने जल्दी पे तेल का काम है, और उनके बयान आपने आलिया हमजा के हवाले से भी सुने और मुख्तलिफ और रहनुमाओं के हवाले से भी सुने। शेर अफजल मरवत को जिस तरह एक बड़ा एफिशिएंट, वो जिसे कह सकते हैं कि कारकुन था, और जिस तरह उसने मोबिलाइज किया हुआ था पूरी पार्टी को अकेला, उस वक्त जब सारे रहनुमा गायब हो चुके थे। तो ये चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी शगुन नहीं है। अब पंजाब असम्बली के जो अपोजिशन लीडर है बचर साहब, उनको भी सजा हो गई है, उनकी भी नाअहलियत का वक्त शुरू हो जाएगा, यानी कि उनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर हो जाएगा, और गो के वो अब चैलेंज करेंगे इन तमाम चीजों को जिन जिनको सजा की गई है। लेकिन इमरान खान के साहबजादों का यहाँ पे आना, नायकॉप मौजूद है उनका, लेकिन उससे ये साबित नहीं होता कि वो पाकिस्तान के शहरी हैं। उनको वीजा लेके आना पड़ेगा, और अगर वो वीजा लेकर आते हैं तो उसके बाद उनको पाकिस्तान के कवानीन की पासदारी करनी पड़ेगी। कोई भी ऐसा अमल जो होगा जो कि
पाकिस्तान के कवानीन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाए गए, वो चाहे वो तहरीक में पार्टिसिपेट करेंगे या फिर वो कोई मूवमेंट या मोबिलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे, तो उनको गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार किया जा सकता है। अच्छा, गौस न्याज़ साहब भी सीनियर रहनुमा है नून लीग के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। न्याज़ साहब बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू सुन रहे हैं सर आप। हम बात कर रहे हैं क्योंकि फैसले सामने आना शुरू हो गए हैं 9 मई केसेस के, और अब तो कहा गया है कि 26 नवंबर के जो मुकदमात हैं और उसमें भी जल्द समाअत के लिए मुकर्रर हो रहे हैं, वो भी जजेस की छुट्टियां भी मनसूख की गई हैं, उस पर हम बाद में आते हैं। लेकिन सर ये क्या वेट किया जा रहा था? लगता है ऐसा ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग तज्जिया कर रहे हैं कि जी 21 जुलाई को जो सेनेट इलेक्शन हुए और उससे पहले पीटीआई के साथ आपस में बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई, 6-5 का पहले ही फार्मूला तय हो गया था और ये तो बड़ा आराम से काम हो गया। लेकिन उसके बाद फिर पीटीआई के लोगों के खिलाफ जो सजाएं हो रही हैं उनको, खासतौर पर यास्मीन राशिद साहिबा हों, सरफराज चीमा हों, महमूद रशीद हों, एजाज चौधरी हों, सारे ज़ाहिर सीनियर लोग हैं, अब इनको सजाएं भी हुई हैं। तो इस पर वो कह रहे हैं कि आइन और कानून के मुताबिक चलाए नहीं आपने, सियासी मुकदमात थे, क्या कहेंगे आप? मुझसे सवाल किया आपने? जी, ये न्याजी साहब से। चैनल कलेक्शन जो है वो बिल्कुल हुए हैं, उसमें हुकूमत और अपोजिशन अंडरस्टैंडिंग थी, और वो जो है ना हुकूमत अली बिन कंडबल की भी मजबूरी थी। अगर वो हमारे साथ ना करता 1-2 सीटें वो गंवा सकता था, जिस तरह से हालात बन गए केसी के, तो उन्हें मजबूरी के तहत हमारे साथ किया। और हमने तो चूंकि जमहूरी लोग हैं, हमने उनके साथ बैठे और फिर एक मुआहदा बनाया, उस मुताबिक रिजल्ट भी उसमें लिखा है। तो ये चीजें हम आज नहीं, हम तो मतलब उनको 2 साल से कह रहे हैं कि जी आप सियासी पार्टी बने, जमहूरी बंदे बने, और फिर आपको हर महाज से रिलीफ मिल सकता है। लेकिन इन्होंने हमारे इस जमहूरियत के राज लापने को, या हमारे जमहूरियत को पसंद होने को, या हमारे इसको इन्होंने हमारी कमजोरी समझा। तो जी ये और फिर वही बात कि सब बनी है जी मैं नहीं बैठूंगा, तो अब जब मतलब होता है तो बैठ जाते हैं कि कुछ पार्टी के साथ भी बैठ गए हैं, हमारे साथ भी बैठ गए हैं, और बाकी पार्टी पीपल्स पार्टी के साथ बैठते हैं, जेयूआई के साथ बैठते हैं। जब मतलब होता है, जब नहीं होता तो ये लोग आकर जाते हैं। तो ये जो सजाएं मिली है, हम तो काफी अच्छे से कह रहे थे कि आप माजरत करें कि हम अगर इन्वॉल्व नहीं है हमारी पार्टी। और ये बात तो आपको याद होगा कि जिस दिन ये 9 मई का वाक़या होता है, जिस दिन उसी दिन नासिर जरदारी ने पैगाम भिजवाया था इनको कि जी आप फौरन डिसऑन करें इससे अपने आप को, लेकिन वो सब उन्होंने इनको उसका नाक का मसला बनाया। तो फिर उसकी ये केस हो गया, फिर पकड़े रहे कि जी हम नहीं है, ये कभी फास्ट चलेगा फैशन फार्म खा एक एस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर डालना और उनको प्रेशराइज करके रिजल्ट आना, ये पीटीआई का पुराना वतीरा है। तो ये करते करते खैर आपने माफी मांगे तो कुछ रिलीफ मिल जाता, कोर्ट से रिलीफ मिल जाता, आप क्योंकि माफी नहीं मांगी है तो फिर अदालतों ने तो कानून के मुताबिक फैसला देना होता है, उसके मुताबिक उन्होंने फैसला दिया और बिल्कुल सजाएं जब। अच्छा नहीं, माफी आप देखा ना, कुछ कहते हैं कि माफी किससे मांगी थी? आप सजाओं को, मेरी बात बताओ, आप लोग समझ रहे हैं इसको जमहूरी ये सियासी मुकदमात है। भाई नहीं, सियासी मुकदमात ये नहीं है, ये एक्चुअल मुकदमात हैं। आपने देखा कि कोर कमांडर के घर पे अगर कोई जलाया गया तो ये कोई छोटी बात है, या किसी उनकी शोहदा की यादगारों को जलाया गया तो ये छोटी बात है। लोग इसको सियासी मुकदमात कहते हैं। भाई ये सियासी नहीं है, ये बहुत बड़ा जुर्म था जो इन्होंने किया था, और इस चीज को माफी मांगनी चाहिए थी। अब नहीं मांगे, सजाएं हो गई, पर सजा हो गई है। उनके पास अपील का हक भी, अपील में जाए, अगर ये समझते हैं कि हम गुनहगार नहीं है तो अपील में चले जाए, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां चले जाए। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जी आबादी के लिहाज से पंजाब, उसकी भी अपोजिशन लीडर को सजा हो गई 10 साल की, बुचर साहब को भी, और फिर ये जो सीनियर क्यादत है पीटीआई की, सरफराज चीमा हो, महमूद रशीद हो, यास्मीन राशिद हो, एजाज चौधरी हो, दीगर लोग, इनको भी सजाएं हुई हैं ज़ाहिर 9 मई के केसेस की। और आप कह रहे हैं माफ़ी मांग लेते, यानी माफ़ी खान साहब मांग लेते, तो किससे सर, शहबाज शरीफ साहब से माफ़ी मांगनी थी या किससे मांगनी थी? नहीं, जो मुद्दई थे, जो एस्टेब्लिशमेंट मुद्दई थी, एस्टेब्लिशमेंट से माफी मांगनी थी ना जी, एस्टेब्लिशमेंट से। काम से आ गया 9 मई केसेस में मुद्दई ना को मुद्दई है ना कुछ है। हम तो बल्कि तो ये बड़ी अच्छी बात बताई एस्टेब्लिशमेंट और इनके दरमियान ब्रिज बनने के लिए तैयार थे कि यार हम चलो इससे जो सियासी माहौल पे इनको मुकाबला करना चाहिए और बैठ कर सारे करना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो दूरियां हैं उसको खत्म किया जाए। हम तो
लेकिन मैंने जैसे पहले कहा ना, जिन लोग हमारी ये चीजों को हमारी ये कमजोरी समझते रहे, अब तो जाहिर है कि बैठे हैं। देखो आज शाह महमूद साहब ने कुरान वीडियो पे अपने कुरान पाक पे हाथ रखा कि जी मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है, यही सारा। देखो फिर अदालत ने उसको गैर उसका वजन था तो अदालत ने उनको माफ भी कर दिया, बरी भी कर दिया। तो ये तो खान साहब से डरते हैं। ठीक है सर, ठीक है। ये खान साहब जाहिर है हमारे यहाँ तो यही होता है कि पूजा की जाती है लीडरान की। इफ्तिखार शाहिद साहब मारूफ सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ेकार हैं, वो उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। काशिफ रफीक साहब भी तजज़ेकार, मारूफ सहाफ़ी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार शाहिद साहब आप सुन सकते हैं हमें? जी जी, आवाज आ रही है मुझे। जी इफ्तिखार शाहिद साहब, ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं गौस न्याजी साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा, वो कह रहे हैं जी इनको इस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी मांग लेते तो बहुत कुछ हो सकता था, अब तो सज़ाएं होंगी। मेरे ख्याल में इस हवाले से तो कोई खैर केस के अंदर उनके प्रोसिक्यूटर की जानिब से ऐसा कोई तकाजा किया भी नहीं गया कि अगर ये माफी मांग लेंगे तो इनको इनके खिलाफ मुकदमात खत्म हो जाएंगे। ये तो एक बयानिया है जो इस वक्त हुकूमत वक्त ने अपना रखा है, अदरवाइज कोई हकीकत नहीं है और ना ही तो कानूनी हैसियत है। ये मुकदमात मेरे ख्याल में आपको मालूम है कि फौजी अदालतों से मुताल्लिक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटाया है, उस केस के अंदर गोया कि 4 माह के अंदर ट्रायल कोर्ट से कहा गया है कि इन मुकदमात का फैसला किया जाए। तो वो 4 माह की मुद्दत मेरे ख्याल में अगले माह खत्म होने जा रही है, तो उससे पहले पहले अब ट्रायल कोर्ट इन मुकदमात को निपटा रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है कि माजी में नवाज शरीफ साहब हों या दीगर सियासी ज़ुमा हों, कैसे कैसे उनको सजाएं दी गई, उम्र कैद से लेकर सजाए मौत तक की। लेकिन आगे चल के फिर एपलेट कोर्ट्स के अंदर जब इनको दोबारा एग्जामिन किया गया तो बहुत सारे केसेस खत्म हुए, क्योंकि लगता है कि जो एक रिक्वायर्ड एविडेंस है वो वहां पे इन प्लेस नहीं है और कहीं ना कहीं ये तासुर मिलता है कि ये मुकदमात सियासी नौयत के हैं। तो अभी तो मेरा ख्याल में इंतजार करना पड़ेगा कि इन केसेस के अंदर जो सजाएं दी गई हैं तो उसके अगेंस्ट जो एविडेंस है और जो हुकूमत वक्त का बयानिया भी है कि बाकायदा तौर पे मनसूबाबंदी के तहत ये सब कुछ किया गया 9 मई को, अब क्या वो बात स्टैब्लिश हो गई है या सिर्फ एक कांस्टेबल की शहादत बयान के ऊपर ये सजाएं दी गई हैं। तो मेरा ख्याल में ये देखना भी जरूरी है। और फिर साथ में मुझ जैसे तो जो सियासत और कानून का एक छोटा सा तालिब इल्म है कि तोशा खाने से घड़ी चुराने पे तो आप 14 बरस की कैद सुनाते हैं, लेकिन कौमी सलामती से जुड़े इदारों पर जब हमला तो सिर्फ आप 9 साल 10 साल की कैद सुनाते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा एक अजीब सी गोया की बात है कि ये क्या है, ऐसा कानून क्या ऐसा है कि एक छोटे से जुर्म पे बड़ी सजा और बड़े जुर्म के ऊपर छोटी सजा दी जाए? तो ये होना नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल में हाई कोर्ट अगले अदालतों में जाके अंदाजा होगा कि फेयर ट्रायल मिला है, एविडेंस रिक्वायर्ड इन प्लेस है और मुजरमान को जो सजाएं दी गई हैं वो वाकई इसके हकदार थे या नहीं थे। रह गया मामला ये कि अब तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो आप बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं मुफाहमत का एलिफेंट, क्योंकि लग रहा था कि जो खैर पख्तूनख्वा के इलेक्शन हुए हैं उसमें कहीं एक उनसरन देखने को मिल रहा था। तो मुझे लगता है कोई लोकल अरेंजमेंट थी और हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकने के लिए एक फार्मूला तय किया गया, इससे बढ़ के तो कुछ नहीं है। इस वक्त मुझे लग रहा है कि ऐसा हरगिज नहीं है कि हुकूमत वक्त तहरीक इंसाफ को किसी किस्म की कुछ स्पेस देना चाहती है। आप देखें कि जब हम आहिस्ता आहिस्ता 5 अगस्त की तरफ बढ़ेंगे तो फिर मुझे तो लगता है कि शहर के अंदर स्पेस तो नहीं है, इसमें शहराज साहब स्पेस तो नहीं है। ये तो बल्कि अजीब सी कहानी नजर आती है कि एक तरफ सेनेट इलेक्शन जैसे खत्म होता है, अदालतों से सजाएं के फैसले आना शुरू हो गए और अब 26 नवंबर के मुकदमात भी जल्द समाअत के लिए मुकर्रर हो गए हैं, जज की छुट्टियां मनसूख हो गई हैं। काशिफ रफीक साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा, आप क्या समझते हैं काशिफ रफीक साहब, क्योंकि इस पे एक बयानिया ये भी बनाया जा रहा है पीटीआई की जानिब से, कुछ और लोग भी जाहिर इस पे बात कर रहे हैं कि जी ये सियासी इंतकाम है, इतने सारे लोगों को सजाएं और कोई बीमार था, कोई नहीं आ सका, कोई मौजूद था, किसके हाथ में कुछ थी, कोई चीज़ नहीं भी थी, बात कर भी रहा था, नहीं कर रहा था। खासतौर बात कर रहा हूँ मैं सरफराज चीमा साहब, महमूद रशीद साहब, एजाज चौधरी और दीगर लोगों को जो सजाएं हुई हैं। तो सियासी इंतकाम की ये जो एक आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको भी लगता है कि दुरुस्त है या पीटीआई का बयानिया है खाली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सियासी इंतकाम और सियासी मुकदमात और सियासी तरीकाकार जो है वो कमोपेश पाकिस्तान की तारीख में ऐसे ही रहे हैं। किस वक्त सियासी इंतकाम का राग नहीं लापा गया? क्या तहरीक इंसाफ के दौर में जो नून लीग के साथ हुआ वो भी कहते थे सियासी इंतकाम है? क्या तहरीक इंसाफ के वुज़रा आके वक्त से पहले नहीं बताते थे कि अब फलां टाइम पे ये अरेस्ट हो जाएगा,
फलां मुकदमे में अरेस्ट हो जाएगा। खुद जो शहर इक़्तिदार है यहाँ पे मुख्तलिफ सियासतदान ये कहते थे कि शरीफ खानदान की सियासत खत्म हो गई, फलां की सियासत खत्म हो गई, फलां जो पार्टी खत्म हो गई, फलां नून में से शीन जो है वो बरामद हो रही है। ये सारे किस्से कहानियां हम सुनते रहे, रिपोर्ट करते रहे। मामला ये है कि सियासत को आपने सियासत के तरीके से करना होता है, जहां पे आपका मफाद और मकसद होता है। जो बात मेरे भाई शाहिद साहब कर रहे थे कि ये लोकल अरेंजमेंट है। पंजाब में सेनेट का इलेक्शन हुआ, परवेज लाई साहब ने मरियम नवाज साहबा से गुफ्तगू की, जिसके बदले में कामल अली आगा सेनेटर बने। क्या क़यादत के लेवल पे बात हुई थी और इमरान खान उसमें ऑन बोर्ड थे कि चले यार अब ना हम पैसे की तरफ जाए ना कोई और जाए, तो हम बैठ के आपस में अरेंजमेंट कर ले। पंजाब में बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हुए थे। सो अब अगर केपीके में सेनेटर मुंतखब हुए और 6-5 के फार्मूला तय हुआ है, तो ये कैसे मान लिया जाए कि नून लीग की क़यादत को एतमाद में लिए बगैर इंजीनियर अमीन मुकाम ने अपने बेटे को सेनेटर बनवा दिया होगा? ये कैसे तसव्वुर किया जाए कि फजल रहमान साहब को एतमाद में लिए बगैर उनके भाई सेनेटर बन गए होंगे? ये कैसे मान लिया जाए कि जरदारी साहब की मंशा के बगैर रुबीना खालिद साहबा जो है वो सेनेटर मुंतखब हो गई होंगी? सो ये एक सियासतदानों का ग्लिम्स है। देखिए यहाँ पाकिस्तान में ना कोई जमहूरियत है, ना जमहूरियत की कोई आबियारी है, ना इसका कोई लेना देना है। ये सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है जिसमें हर बंदा जो है वो अपनी सियासी कंपनी के तहत अपने लोगों को चला रहा है। नवाज शरीफ साहब का जिसको दिल करेगा वो उसको मुंतखब करवा लेंगे, जिसका दिल करेगा उसे टिकट नहीं मिलेगी। और अगर आप अपनी पार्टी के अंदर इख्तिलाफ राय रखेंगे तो आपको ऐसे साइड लाइन कर दिया जाएगा। चौधरी निसार किसी नाम मिसाल है, ख्वाजा साद रफीक साहब बोलते हैं इसलिए वो पसंद नहीं है, वो साइड में है। जो पाकिस्तान की सियासत के नॉर्म्स है, ये समझ लीजिए कि ये तमाम सियासी जमातें एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, उसमें बैठ के ऊपर बैठ के जो पार्टीज के मालकान है वो तय करते हैं कि किसको हमने कहां पे प्लेसमेंट देनी है। सो अब ये सारे सेनेट के इंतखाब हो गए। अगर सेनेट में आप हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोक रहे हैं, पैसे का रास्ता रोक रहे हैं और तमाम सेनेटर्स आप मुंतखब करवा रहे हैं, तो क्यों नहीं आप बैठ के पाकिस्तान के बाकी मसाइल पे बैठ के गुफ्तगू करते? फिर क्यों आप कहते हैं हम 5 अगस्त को लेके चलेंगे, तहरीक चलाएंगे, मामलात करेंगे? यहां पे नवाज शरीफ साहब हो, जरदारी साहब हो, बीबी बेनजीर साहिबा हो या कोई और हो, इन तमाम की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। पाकिस्तान में एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, जब इनकी रियासती इदारों से या किसी ताकतवर शख्सियात से इख्तिलाफ होगा तो मुकदमात का सामना होगा, और जब डील और ढील का मामला सीधा हो जाएगा तो फिर एयरपोर्ट पे जाके जो है बायोमेट्रिक करवाया जाता है। ये फैक्चुअल बातें हैं, ये हकायक यही ना कीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब फिर ये हुआ कोई नहीं दे सकता। नहीं, इस पे मैं फिर बिल्कुल काशिफ सही कह रहे हैं आप, इस पे लगता तो यही है। आसिम रजा साहब, क्या लगता है आपको कि जो बात कर रहे थे काशिफ रफीक साहब कि सब कुछ फिर तो यही चलता रहेगा, उनके दौर में भी इंतकाम का निशाना बनाया गया दीगर पार्टीज को, अब उनकी बारी आ गई, आज वो इक़्तिदार में है, लाने वाले ले आए, और फिर ये हो सकता है अगले 2-4 साल बाद ये जाए, फिर कोई और आ जाए। फिर नहीं, इसमें सिर्फ एक जुमला मैं ऐड करना चाहूंगा। देखिए जी, इंतकाम जो है, पीपल्स पार्टी नून लीग जो इस वक्त बरसों इक़्तिदार पार्टी है, इन्होंने अपने हिस्से का इंतकाम तहरीक इंसाफ से छोड़ा है। इन्होंने नैब तरामीम करवाई, उन नैब तरामीम के बेनिफिशियरी इमरान खान साहब है। उन्होंने ये केस फाइल किया कि मैं नैब तरामीम में मैं बेनिफिशियरी हूं, नैब तरामीम आइन पाकिस्तान पार्लिमान ने की, लेकिन खत्म करनी थी ना काशिफ, खत्म करनी थी। सर देखें, नैब को तो खत्म करने आए थे ना ये लोग। अगर पार्लिमान नैब तरामीम करे तो उसका बेनिफिशियरी इमरान खान हो तो वो पार्लिमान, वो फॉर्म 47 के लोग मंजूर हैं। लेकिन अगर कोई और इकदाम करे तो हम इसको नहीं मानते। आज उन फॉर्म 47 वालों के साथ मिला के उन्होंने केपीके के सेनेटर का इलेक्शन नहीं लड़ा। बिल्कुल सही। क्यों आपने तस्लीम की फॉर्म 47 वालों? इस पे भी दो चीजें दोहरे में आ रहा था, इस पे भी आपका जुमला सही है, लेकिन इस पे आसिम 2 चीजें हैं ना जो काशिफ कह रहे हैं। एक तो ये जो सलमान अकबर राजा साहब ने कहा कि जी ये जो एडजस्टमेंट हुई है ये खान साहब को तो पता ही नहीं इस बात का। दूसरी बात ये है कि हम जो बात कर रहे हैं कि जी ये हाइब्रिड निज़ाम है, जमहूरियत तो है ही नहीं, जिसे हम बात करते हैं कि जनाब लूली लंगड़ी ही सही, जमहूरियत होनी चाहिए, कुछ ना कुछ भला हो जाता है लोगों का। लेकिन जब ये पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं तो फिर जमहूरियत तो आ भी नहीं सकती ना। ये जमहूरियत है भी नहीं, बात में काशिफ की 100% मैं उससे मुत्तफिक हूँगा। जमहूरियत है भी नहीं, ये पब्लिक प्राइवेट कंपनीज है, विरासती निज़ाम पे चलने वाली ये जमातें हैं, और यहाँ पे बस सौदेबाजी है, अपने अपने मफादात की जंग है। जब आपके ऊपर अताब आता है तो आप उसको कहते हैं कि जी सियासी मुकदमात हैं, और जब आपकी बारी आती है आप ये कहते हैं कि यह अदलिया फेयर नहीं है। आपकी बारी जब आप कर रहे होते हैं तो अदलिया फेयर होती है।
हमारे अदालती निजाम के ऊपर भी नजर देखनी पड़ेगी कि भाई एक कभी अब जैसे कह सकते हैं ना, सादिक और अमीन बंदा होता है, फिर वही मुजरिम होता है। एक जो वजीर आजम होता है वो अगर किसी की बात नहीं मानता तो उसको घर भेज दिया जाता है, बल्कि एक नहीं दो दो तीन तीन वजीर आजम। तो मैं ये बात करूंगा कि जी हम अपनी बारी के इंतजार में सारे बैठे हैं, और जब हमारी बारी आती है और हम पर जब छुरी चलती है, वही कानून जो हम बनाते हैं उसका इम्प्लीमेंट हम पे होता है, तो फिर हम कहते हैं कि हम तो ज्यादती हो रही है, सियासी मुकदमा बनाए जा रहे हैं। तो क्या जिस तरह काशिफ साहब कह रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो मुजालिम होते रहे या जो मुकदमात बनते रहे, शहजाद अकबर साहब आके अलग ऐलान फरमाते थे कि जी अब ये गिरफ्तार होने वाला है, इसका फैसला आने वाला है, तो उस जस्टिस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ठीक है, अब जो कुछ हो रहा है उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी खुद है। जहां पे काशिफ साहब ने कहा कि आप माफी मांग लेते, गौनियाजी साहब ने कहा, तो स्टैब्लिशमेंट से माफी इमरान खान साहब को कहा गया था मांग ली जाए, ताकि जो कुछ हुआ था 9 मई को उसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली जाती। अब 9 मई के मुकदमात या 26 नवंबर की बात की जाए, इनके भी फैसले आ जाएंगे। देखिए, रियासत के खिलाफ जो भी बयानिया बनाया गया और जो भी तहरीक चलाई गई, GHQ पे हमला किया गया, मियावाली एड्रेस पे हमला किया गया, कर्नल शेर खान की जो उनकी जो निशानी थी जी, उसको मुजस्मों को जिस तरह तोड़ा गया, अब ये तमाम चीजें, कोर कमांडर हाउस लाहौर का, ये तमाम चीजें किसी में कभी भी जरूरत नहीं है किसी सियासी जमात में या मुल्क दुश्मन अनासिर के भी तो इस तरह का हमला करता है। अब इसमें जो वीडियो बयानात आ रहे हैं जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा का भी है, उनकी वीडियोज हैं, हम लोगों के तमाम शवाहिद हैं कि जिसके अंदर उसको एविडेंस के तौर पर दिखाया भी जा रहा है कि वो खुद कह रहे हैं कि कोर कमांडर हाउस चलो, मैं उधर जा रही हूँ, लोगों को कोप किया जा रहा है। फिर इमरान खान साहब ने जेल के अंदर साफियों के सामने 5 मरतबा उन्होंने इस बात को एडमिट किया था कि हाँ मैंने कहा था कि तहरीक शुरू कर दो, यानी कि एजुटेशन शुरू कर दो। ये आपको भी याद होगा जब इनके मुकदमात की शुरुआत हुई थी। तो मैं इन चीजों से बिल्कुल क्लियर एक बात के ऊपर हूं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है ही नहीं। जमहूरियत है नाम जमहूरी रवैयों का। आप बरतानिया की मिसाल देखें, जहां पर कानून या फिर जहां पर जो आइन है वो तहरीर नहीं है, वो रवायात के ऊपर है। आपके जमहूरी रवायात होती है, उसके ऊपर आप चलते हैं। हमारी कौन सी सियासी जमात की कोई बड़ी दरख्शां रवायात मौजूद है? मुझे ये बताइए, कौन सी ऐसी सियासी जमात है कि जिसने जमहूरियत का बोलबाला किया हो पाकिस्तान के अंदर, या अपने दौर में आके उन्होंने अपोजिशन के साथ हाथ मिलाया? सिवाय एक जमाना था जब, या अभी की हम बात करें, PDM की बात करें, तो अपोजिशन ना होते हुए एक फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार पीपल्स पार्टी अदा कर रही है, जो कि सेनेट में इस वक्त अक्सरियत ले चुकी है। अब अचंभे की बात यह है कि अलीमीन गंडापुर के मुताबिक तमाम फैसले इमरान साहब कर रहे हैं। अभी काशिफ भाई ने बताया कि जी वो कहते हैं इमरान खान साहब को तो पता ही नहीं है कि सलमान अकरम भाई साहब ने कहा उनको तो इल्म ही नहीं है। अच्छा, इसमें लेकिन इसमें एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हॉर्स ट्रेडिंग में इंडिविजुअल अगर अरबों रुपया लेते थे, तो ये जो एडजस्टमेंट की गई इसमें अरबों खरबों रुपया किसने लिया? 5 और 6 का फॉर्मूला बना के तमाम चीजें एडजस्ट की गई। मेरी एक सेनेटर साहब से बात हो रही थी जो अभी मुंतखब हुए हैं, उन्होंने कहा कि देखिए मैंने कुछ ऐसी चीजें हमने की जिसकी वजह से कुछ लोगों को फायदा हो गया, उनको मुफ्त की 2 सीटें मिल गई, जिसमें JUIF का जिक्र किया उन्होंने। तो अभी मेरी उनसे मुलाकात होगी तो अंदरूनी कहानी हमारे सामने खुलकर आ जाएगी कि क्या फॉर्मूला तय हुआ था, क्या कौन कौन बेनिफिशियरी था, क्या क्या चीजें डील के तहत की गई, डील में कितना कितना पैसा इस्तेमाल हुआ। और आपको पता है हमारे पाकिस्तान की सियासत में, इलेक्शंस में, सेनेट के इलेक्शन में तो पैसा खुल के चलता है, और उसके अंदर एक एक वोट 25-25 करोड़ से शुरू हुआ था, 50-50 करोड़ की बात की जा रही है। तो बेनिफिशियरी कौन था इस तमाम एडजस्टमेंट के अंदर? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या बराह रास्त खान साहब ने लिए पैसे, या फिर अलीमीन बेनिफिशियरी? अच्छा, इस पर जी मैं और नया साहब से जानना चाह रहा हूँ, एक बड़ी खबर आज की है उस पर भी थोड़ी सी बात कर लें। अब बड़ी खबर है या नहीं है, लेकिन बना गवर्नमेंट ने जरूर दिया था इसको। अच्छा, खान साहब के बेटों की कासिम और सलमान की मुलाकात हुई है रिचर्ड ग्रेनल से। वो कह रहे हैं जी दोस्तों खुश आमदीद, आप दोनों मजबूत रहना है आप लोगों ने। और जिस तरह अलीमा खान साहब ने कहा कि वो दोनों फिर पाकिस्तान भी आएंगे, नायका उनके पास मौजूद है। बहुत है साहब, इनके आने जाने से आपको तो फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट को, लेकिन राना साहब का बयान हो, राना सनाउल्लाह साहब का या दीगर लोग जिस तरह के बयान आना शुरू हुए, लगता यह था कि वो कासिम नहीं मोहम्मद बिन कासिम आ रहा है। इतना खौफजदा होने की जरूरत नहीं थी अगर वो आते भी हैं। मुझसे सवाल किया आपने? जी न्याजी साहब, जी न्याजी साहब।
अच्छा, न्याय साहब को आवाज गालिबन नहीं जा पा रही। इफ्तिखार शाही साहब, इससे कोई फर्क पड़ता है रिचर्ड से मुलाकात और फिर पाकिस्तान आने से? उनके बेटों के ये जो तहरीक पता नहीं कहाँ शुरू की हुई है पीटीआई ने, 5 अगस्त को कहा जाता है कि ये अरूज पर भी होगी, इससे कोई फर्क पड़ेगा पाकिस्तान की सियासत में या खान साहब की रिहाई के हवाले से? क्या तज्जिया? मैं तो एक तरफ हुकूमत के इस बयानियों को देख के हैरान हूं कि उनका ख्याल ये है कि तहरीक इंसाफ एक नालायक जमात है, तहरीक इंसाफ इस मुल्क की गैर मकबूल जमात है, तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग लेके इस मुल्क के खिलाफ काम किया, और दूसरी जानिब उस पार्टी से इस कदर खौफजदा भी है। तो भी अगर एक गैर मकबूल जमात किसी किस्म की कोई पोलिटिकल एक्टिविटी करना चाहती है तो भाई आप खुद फरमा रहे हैं कि उसकी पब्लिक फॉलोइंग तो है नहीं, तो लोग उसके लिए बाहर भी नहीं निकलेंगे, तो आपको तो परेशान नहीं होना चाहिए। वो न सिर्फ उनके साहबजादे कोई भी आ जाए, आपको तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जैसे ही वहां से कोई अनाउंसमेंट आती है तो आप कहते हैं कि जी वो आएंगे, कानून को हाथ में लेंगे, कानून हरकत में आएगा, उनको भी फिर उसी तरह की ट्रीटमेंट मिलेगी जो बातों को मिल रही है। तो इससे हमें अंदाजा होता है कि जो हुकूमत का बयानिया है, ग्राउंड रियलिटी, जमीनी हकायक उसके बिल्कुल बरअक्स हैं। और यही वजह है कि जब भी कोई अनाउंसमेंट होती है तो पूरे मुल्क के अंदर गोया के कंटेनर्स लग जाते हैं, पूरे मुल्क के अंदर लोगों की पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है, यहां तक कि खंदकें खोदी जाती हैं, मोटरवेज और हाईवेज को उखाड़ फेंका जाता है, बड़े बड़े वहां पे कंटेनर्स खड़े कर दिए जाते हैं। तो मेरा ख्याल में हुकूमत को अपने बयानिए के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर वो समझते हैं कि उन्होंने इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया है, इस मुल्क के अंदर उन्होंने इन्फ्लेशन के फिगर्स को सिंगल डिजिट पे लेके आ गए हैं, उन्होंने लोगों की जिंदगियों में आसूदगी लेके आ गए हैं, इस मुल्क के अंदर बड़े पैमाने पे सरमायाकारी आ रही है, उनके ख्याल में रिकॉर्ड रेमिटेंसेस उस मुल्क के अंदर भेजी जा रही हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी भी मौजूदा निजाम पे बड़ा एतमाद कर रहे हैं, तो फिर तो किसी बला से डरने की जरूरत नहीं है। वो शख्स के जो जेल में पड़ा उसे तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा हरगिज नहीं है। और सियासतदानों को बाहर ये जरूर समझना चाहिए कि यहाँ मुल्क के अंदर एक म्यूजिकल चेयर है कि जहां पे बारी बारी लोगों को बैठना पड़ता है। और माजी में भी हमें याद है इस मुल्क की 2 बड़ी जमातों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, उसके अंदर क्या चीज तय हुई थी कि सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे, ये तय किया गया था। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि जब जब सियासतदानों को मौका मिलता है इक़्तिदार में आने के लिए, वो हर तरह का गैर जमहूरी इक़दाम का हिस्सा बनते हैं कि जिससे अल्टीमेटली इस मुल्क की पार्लियामान कंप्रोमाइज करती है, इस मुल्क की एग्जीक्यूटिव को कंप्रोमाइज करना पड़ता है, इस मुल्क के अंदर सियासतदान एक तरह से कंप्रोमाइज करते हैं, जेलों में जाते हैं, सियासत से बाहर उनको होना पड़ता है, जलावतनें भुगतनी पड़ती हैं। तो बार बार किस तरह की डील्स करने के बावजूद और फिर अपने और अपने खानदान को आजमाइश में डालने के बावजूद ये सियासतदान अभी तक इस बात को समझने से कासिर हैं या फिर समझना चाहते नहीं है कि अगर वो इस तरह के निजाम फैसला रहेंगे तो इससे तो पॉलिटिकल क्राइसिस और डीप होंगे। और आप देखें कि उसके नतीजे में इस मुल्क के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी फिर बेहतर नहीं हो पाते। जो भी आप कहते रहे बयानी अपनी जगह पे, बट मैं और आप जानते हैं कि इस वक्त 11 करोड़ लोगों से जायद तादाद है कि जो खत गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इस मुल्क के अंदर 2 करोड़ 70 लाख बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं। इस मुल्क के अंदर 5 साल की उम्र से कम 60% बच्चे स्टैंडर्ड ग्रोथ का शिकार हैं। इस मुल्क के अंदर अभी तक कोई बड़ी सरमायाकारी नहीं है, हमने आर्मी कॉन्फ्रेंसेस भी करवा के देख ली हैं। तो मेरा ख्याल में थोड़ा सा हमें होश के नाखून लेने चाहिए और इंक्लूसिव अप्रोच के साथ तमाम सियासी जमातों जिन जिनको लोगों ने मैंडेट दिया है उनके मैंडेट को तस्लीम करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना इस तरह के हाइब्रिड रजीम मैं नहीं समझता कि इस मुल्क को दलदल से निकालने के ये सीनियर लोग हैं इफ्तिखार शिराजी साहब जिनके बारे में बात कर रहे हैं कि होश के नाखून लेने पड़ेंगे, तो ये सारे सीनियर लोग हैं, नवाज शरीफ साहब हों, आसिफ जरदारी साहब हों, ये सब भुगत चुके हैं तमाम चीजें, उसके बावजूद अगर होश के नाखून नहीं ले रहे तो वजह क्या नजर आती है आपको? वजह यही है कि हर कोई इक़्तिदार में रहना चाहता है। कोई भी इस मुल्क के अंदर अपोजिशन बेंचेस पे बैठ के हुकूमत अवाम की खिदमत नहीं करना चाह रहा। अगर आप वेस्टर्न पार्लियामानी डेमोक्रेसी में देखें, ये जरूरी नहीं है कि आप मुल्क के एग्जीक्यूटिव होंगे तो आप गोया के लोगों की खिदमत कर सकते हैं। भाई मेरे, पार्लियामानी डेमोक्रेसी के अंदर अपोजिशन को शैडो गवर्नमेंट कहा जाता है। और अगर आप एक अच्छे वॉचडॉग के तौर पे हुकूमती पॉलिसियों पे बड़ी जबरदस्त तरीके से तनकीद करेंगे
तो ये भी एक तरह से अवाम की खिदमत है, अवाम की फलाह बहबूद के लिए आप काम कर रहे हैं। लेकिन इस मुल्क के अंदर जो हमने रिवायतदारी सियासत की, उसमें गोया के इक्तदार में रहना ही सियासत है। इक्तदार से बाहर लगता है इनको जैसे फिश आउट ऑफ वाटर हो जाती है, वो तड़पती है, फिर वो बेचैन हो जाती है, मरने लगती है। तो ये हमारे सियासतदान जब इक्तदार से बाहर निकलते हैं तो इनको लगता है कि इनका सांस उठना शुरू हो जाता है। फिर यही वजह है कि हर तरह के कंप्रोमाइज करते हैं। फिर इस तरह की कंप्रोमाइज में जाके एक इस निजाम वैसा बनते हैं जिसमें वो खुद भी दफ्तर पर सरोपा होते हैं और ना डिलीवर कर पाते हैं और ना ही जाहिर सी बात है निजाम को स्ट्रेंथन कर पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम रहा है मेरे ख्याल में। इस माइंडसेट से जब तक सियासतदान बाहर नहीं आएंगे, मैं नहीं समझता कि इस मुल्क के अंदर पार्लियामान हो सकता है। काशिफ बिल्कुल सही कह रहे हैं। काशिफ रफीक साहब क्या कहेंगे, जिस तरह इफ्तिखार शिराजी साहब फरमा रहे हैं, गलतियां तो फिर जाहिर है सियासतदानों की है ना। देखिए प्यारे भाई, नवाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब ने एक दूसरे के खिलाफ साफारा रहे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया, एक दूसरे के साथ किरदार कुशी वाले मामले भी किए, हर बार इस्तेमाल किया। लेकिन जिस वक्त मुशर्रफ साहब का मार्शल्ला लगा तो उस वक्त इन सियासतदानों ने बैठ के सीओडी साइन किया। अब वो सीओडी साइन करने के बाद कम से कम इतना जरूर है कि दोनों सियासी जमातें जो है वो उस लेवल की बिटरनेस उनमें नहीं है जिस लेवल की 90 की दहाई में हुआ करती थी। ये मेच्योरिटी है। लेकिन सवाल यह है कि जो तीसरी पॉलिटिकल पार्टी है, जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, क्या वो इस नॉर्म्स को अडॉप्ट करने को तैयार है? क्या वो सीओडी करने को तैयार है? क्या वो सियासतदानों के साथ बैठने को तैयार है? क्या उसके रवैये में इतनी लचक है कि वो सियासतदानों को एब्जॉर्ब कर सके? आप जिस वक्त के वजीर आजम थे, यहां पे अभिनंदन का वाकया था, तमाम अस्करी और सियासी क्यादत पार्लियामान में मौजूद थी। आपने अब उस फोरम पे आके बैठना अपनी तौहीन समझी। आपने वहां पे शाह महमूद कुरैशी साहब को भेजा। आपने मुल्क की सलामती के मामलात में अपोजिशन के साथ शेक हैंड करना, बात करना अपनी तौहीन समझी। ये अपोजिशन जो आज के हुक्मरान है, उस वक्त अपोजिशन में थे, सदर जरदारी साहब हो या शहबाज शरीफ साहब हो, इन्होंने कहा कि आप हमें छोड़ दीजिए, आए मुल्क की आवाम के लिए चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी करते हैं। लेकिन चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी नहीं किया गया। लेकिन आज भी साहब, लेकिन ये बात देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद मेमोग्रेड भी हुआ, उसके बाद पेट फाड़कर वो क्या क्या कुछ कर रहे थे, अली बाबा 40 चोर कह रहे थे, वो उनको नासूर कह रहे थे धरती का। ये सब कुछ होता रहा है। यानी कि अगर खान साहब वाली पार्टी, खान साहब अगर ना हो, ये दोनों आज भी सफारा हो जाएंगे। सर मेरी बात सुनिए, आपने जो भी अलकाबात दिए, जो कुछ किया, लेकिन एंड रिजल्ट ये था कि जरदारी साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब मेरे वजीर आजम के उम्मीदवार हैं, राना सनाउल्लाह मेरे वजारत दाखिला के उम्मीदवार है। देखिए सियासत में वजह क्या बनी है? इसकी वजह क्या बनी सर? बिलावल सर, अभी हालिया इलेक्शन में बिलावल साहब का एक एक्सट्रीम पॉइंट था पॉलिटिकली आवाम को एंगेज करने का। मसला यह है कि आपने इन दी लार्जर इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, पार्लियामान, आइन सबके साथ बैठ के चलना है ना। आप अब भी तो तहरीक इंसाफ की क़यादत शाह महमूद कुरैशी खत लिख रहे हैं कि मुज़ाकरात का रास्ता अपनाइए। आप कहते हैं हम मुज़ाकरात करने को तैयार है, लेकिन हम मुज़ाकरात अस्करी क़यादत को करने को तैयार है। शिराजी साहब का जो नुक्ता आप शायद मिस कर गए, जब ये इक़्तिदार में आते हैं, वो कोई भी पार्टी हो, वो कहती है कि इक़्तिदार ता हयात हमारे घर की लौंडी बनकर रहे। तहरीक इंसाफ की कोशिश में थी कि हमारे इक़्तिदार को तूल मिले। अगर वो ये कहते हैं काशिफ, अगर वो ये कहते हैं कि जी, वो ये कहते हैं कि दुनिया अगर फील्ड मार्शल साहब से मिलती है, उनसे बात करती है, ट्रंप भी उन्हीं से मिले हैं, तो हम भी उन्हीं से मिलना चाहते हैं, तो फिर क्या कहेंगे? नहीं मिलिए, आप मिले, आपने ट्रंप के साथ लॉबिंग की, आपने यहाँ पे एक बोलचाल क्रिएट करके रखा, आपने कहा कि ट्रंप आएगा और अगले दिन इमरान खान बाहर आ जाएगा, फिर आपकी लॉबी सारी फ्लॉप कर गई। तो पूछे उन लोगों से जिनको आपने अरबों डॉलर, करोड़ों डॉलर दिए, उनको आपने लॉबिंग किया और आपकी लॉबी फ्लॉप कर गई। मैं आज भी एक बात कहता हूं कि देखिए, पार्लियामान किसी को पसंद हो ना हो, पार्लियामान के इख्तियार है या नहीं, 2 तिहाई अक्सरियत से 26वीं आईनी तरमीम हुई, आप वोट कैसे लिए गए, आर्म ट्विस्ट किया गया, बच्चे उठाए गए, इस सब चीजों ठीक है जी, हल ये नहीं कि वो नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत है साहब, आपका इफ्तिखार शिराजी साहब, काशिफ रफीक साहब, चारों बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम और गुफ्तगू जहाँ से शुरू हुई थी कि जनाब ये सियासी जमातें जब तक आपस में नहीं बैठेंगी और जब तक सियासी जमातें आपस में बैठकर पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की बात नहीं करेंगी, सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार पाकिस्तान रहेगा। आज तक के लिए इतना ही, अगर मेरी इजाज़त, मौलाना के बाद।